अगर मैं कहूँ कि झारखंड की जमीन के नीचे जो खजाना छिपा है, उसकी कहानी डायनासोर के जन्म से भी करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी, तो शायद एकदम से यकीन करना मुश्किल हो। बिल्कुल। और अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारा दिमाग बस कुछ 100 या 1000 साल ही पीछे जाता है। हाँ, वही राजा महाराजा या पुरानी सभ्यताएं। लेकिन जब मैं इस डीप डाइव के लिए झारखंड के जियोलॉजिकल मैप्स और हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े देख रही थी, तो मेरा दिमाग सच में चकरा गया। मैं समझ सकता हूँ, वो डेटा है ही इतना विशाल। एकदम। और मुझे एहसास हुआ कि असली और सबसे रोमांचक इतिहास तो हमारे पैरों के ठीक नीचे चल रहा है। मतलब पत्थरों और चट्टानों में करोड़ों सालों का एक ऐसा ड्रामा रिकॉर्ड है जिसने आज के झारखंड को आकार दिया है। और आज हम इसी भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि झारखंड सिर्फ जमीन का एक साधारण टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल, हम हमेशा पढ़ते हैं कि झारखंड भारत का सबसे अमीर खनिज राज्य है। लेकिन इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि ऐसा क्यों है। सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम करोड़ों साल पहले के धधकते हुए ज्वालामुखी के लावे या उफनती नदियों के रास्ते और यहाँ तक कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने जैसी विशाल घटनाओं को समझते हैं, तब हमें इस क्यों का जवाब मिलता है। हाँ, और ये कोई स्कूल का उबाऊ भूगोल का लेक्चर नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमी, वहां की इंडस्ट्री या उसके भविष्य को समझना है, तो सबसे पहले उस जमीन के नीचे छिपी नींव को समझना होगा। तो चलिए फिर एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, उसी नींव से। हाँ, बताइए, आपने डेटा में क्या देखा? जब मैं राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का डेटा पढ़ रही थी, तो एक आंकड़ा था जिसने मुझे बहुत हैरान किया। उसमें लिखा था कि झारखंड का लगभग 90% हिस्सा आर्कियन कालीन चट्टानों से ढका हुआ है। जी, 90% एक बहुत बड़ा नंबर है ना? और इसी सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि राज्य के 85% हिस्से में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं। बिल्कुल। मतलब जिस जमीन पर आज पूरा झारखंड खड़ा है, उसका बेस पूरी तरह से इन्हीं बेहद पुरानी चट्टानों से बना है। बिल्कुल। तो थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाइए कि ये आर्कियन कालीन चट्टानें आखिर हैं क्या और ये इतनी खास क्यों हैं? इसे ऐसे सोचिए कि जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, तब ये आज जैसी ठंडी और शांत बिल्कुल नहीं थी। मतलब एक आग का गोला टाइप। एकदम सही। ये एक धधकता हुआ आग का गोला थी। हर तरफ बस उबलता हुआ तरल लावा था। और करोड़ों सालों में जब ये लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ और जमा, तो उसने जो सबसे पहली और सबसे ठोस चट्टानें बनाई, वही आर्कियन चट्टानें हैं। ओके, तो ये सबसे पुरानी नींव है। हाँ, इनमें मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानें आती हैं, जिन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो काफी सख्त होता है। बहुत सख्त। और अब समय के साथ क्या हुआ कि इन चट्टानों पर जमीन के अंदर से भयानक गर्मी और ऊपर से जबरदस्त दबाव पड़ा। फिर चट्टानें कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे आप ईंट बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर देख सकते हैं। वो कैसे? जैसे आप साधारण गीली मिट्टी को भट्टी में बहुत ज्यादा तापमान पर पकाकर एक बेहद कठोर ईंट में बदल देते हैं, वैसे ही प्रकृति ने अत्यधिक ताप और दबाव से उस मूल ग्रेनाइट की शक्ल और उसके गुण बदल दिए। ओहो। और इस तरह वो ग्रेनाइट नीस और सिस्ट जैसी बेहद कठोर रूपांतरित चट्टानों में तब्दील हो गया। झारखंड का जो पूरा छोटा नागपुर पठार है, खासकर सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा का इलाका, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं आर्कियन ग्रेनाइट नीस और सिस्ट चट्टानों से बना है। इस रिसर्च में मुझे एक और बहुत ही दिलचस्प टर्म मिला। इन चट्टानों को जीवाश्म रहित यानी फॉसिल लेस बताया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब है कि इनमें कोई भी पेड़ पौधा या जानवरों की हड्डियां जैसी चीजें दबी हुई नहीं मिलती। और जब मैंने इसके पीछे का कारण पढ़ा, तो वो वाकई हैरान करने वाला था। बिल्कुल, क्योंकि ये चट्टानें उस समय बनी थी जब पृथ्वी पर जीवन ने ठीक से पनपना भी शुरू नहीं किया था। वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें। हाँ, धारवाड़ क्रम। और चौंकाने वाली बात यह है कि डेटा कहता है कि इनका निर्माण खुद आर्कियन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। तो प्रकृति का ये रिसाइकलिंग का तरीका काम कैसे करता है? प्रकृति हमेशा चीजों को तोड़कर कुछ नया बनाती रहती है। जब वो पुरानी और कठोर आर्कियन चट्टानें लाखों सालों तक हवा, पानी और मौसम की मार झेलती रहीं, तो उनका अपरदन हुआ। यानी वो धीरे धीरे घिसने और टूटने लगी। जी, नदियों और बारिश के पानी ने इन टूटे हुए कणों को बहाकर नई जगहों पर जमा करना शुरू किया। इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और इस तरह जो नई परतदार चट्टानें बनी, उन्हें हमने धारवाड़ क्रम का नाम दिया।
यहाँ एक भौगोलिक सवाल उठता है जो मुझे भी पढ़ते हुए आया था। पूछिए। अगर ये झारखंड में पाई जा रही हैं, तो इनका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर क्यों है? हाँ, ये भूगर्भ शास्त्र का एक बड़ा ही रोचक नियम है। दुनिया भर के भूगर्भ शास्त्री जब किसी खास तरह की चट्टान को पहली बार किसी जगह पर खोजते हैं, तो उसी जगह के नाम पर उस चट्टान की पूरी कैटेगरी का नाम रख दिया जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये कर्नाटक में मिली होंगी। बिल्कुल, चूंकि इस तरह की चट्टानों की सबसे पहली पहचान कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई थी, इसलिए इन्हें धारवाड़ क्रम कहा गया। समझ गए। हालांकि अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें, तो यहाँ इनका सबसे ज्यादा विस्तार कोल्हान क्षेत्र में मिलता है। इसीलिए स्थानीय स्तर पर या झारखंड के भूगोल में इन्हें कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। इस कोल्हान या धारवाड़ क्रम ने तो झारखंड की किस्मत ही बदल कर रख दी है। मतलब जियोलॉजिकल डेटा में इन्हें धात्विक खनिज का भंडार यानी स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल्स कहा गया है। और ये नाम बिल्कुल सटीक है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें लौह अयस्क यानी आयरन ओर इतना कूट कूट कर भरा है कि इसे आयरन ओर सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिलों की तरफ जाएं, तो वहां की पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट इन्हीं चट्टानों की बदौलत खड़ी है। मतलब लोहा, तांबा, बॉक्साइट। लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकल, सोना, मैंगनीज और चांदी, ये सब इसी धारवाड़ क्रम का हिस्सा है। आज जो झारखंड देश की एक बड़ी औद्योगिक ताकत है, उसके पीछे सीधे तौर पर यही करोड़ों साल पहले हुआ चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण जिम्मेदार है। सोने और चांदी से लेकर लोहे तक का सफर एक ही भूगर्भिक श्रृंखला में मिलना वाकई अद्भुत है। हाँ, प्रकृति का अपना तरीका है। चलिए अब अपनी इस यात्रा को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर मोड़ते हैं, खासकर गढ़वा जिले और सोन नदी के इलाके में। जी, विंध्यन क्रम का इलाका। हाँ, यहाँ डेटा हमें एक बिल्कुल अलग ही संरचना से मिलवाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये रोहतास पठार का ही दक्षिणी हिस्सा बताया जाता है। यहाँ का परिदृश्य आर्कियन या धारवाड़ से अलग कैसे है? विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें हैं, जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। आप इन्हें एक सैंडविच की तरह इमेजिन कर सकते हैं। सैंडविच की तरह? हाँ, समय के साथ रेत, मिट्टी और खनिजों की एक के ऊपर एक परतें जमती गईं और करोड़ों सालों के भारी दबाव से वो परतें जमकर ठोस पत्थर बन गई। ओहो, इसीलिए इन्हें एक क्षैतिज परतदार चट्टानें कहा जाता है। एकदम सही। इनमें आपको मुख्य रूप से बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में मिलेगा। और इसी विंध्यन काल से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र मैंने रिसर्च में देखा था। पारसनाथ की पहाड़ी के बारे में? बिल्कुल। झारखंड की पहचान और सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान, पारसनाथ की पहाड़ी का ऊपर उठना इसी काल में हुआ था। ये अपने आप में एक बड़ा भौगोलिक माइलस्टोन है। बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन अगर हम झारखंड की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत की बात करें, तो मुझे लगता है अब हमें उस हिस्से पर आना चाहिए जिसने इस राज्य को दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही पहचान दी है। मैं समझ रहा हूं आप किसकी बात कर रहे हैं। ब्लैक गोल्ड। हाँ, कोयला। और इसका सीधा संबंध गोंडवाना क्रम की चट्टानों से है। सही कहा आपने। गोंडवाना क्रम को समझे बिना झारखंड की भूगर्भी कहानी अधूरी है। आज जो भी बिजली घर झारखंड और उसके आसपास के राज्यों को रोशन कर रहे हैं, जो भारी उद्योग चल रहे हैं, उनकी ऊर्जा की चाबी इसी गोंडवाना क्रम में छिपी है। और इसका विस्तार मुख्य रूप से दामोदर घाटी, गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों और उत्तरी कोयल नदी की घाटी में है। जी। मैं हमेशा सोचती थी कि कोयला आखिर बनता कैसे है, क्योंकि डेटा बताता है कि ये चट्टानें दामोदर घाटी के तलछट से बनी हैं। लेकिन एक जंगल या पेड़ कोयले की खदान में कैसे बदल जाता है, इसकी मैकेनिक्स क्या है? इसके पीछे की बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है। आज से करोड़ों साल पहले कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में इस पूरे इलाके में बेहद घने और विशाल जंगल हुआ करते थे। ओके। वहां बड़े बड़े दलदल थे। जब कोई प्राकृतिक आपदा आई, जैसे भूकंप या जमीन का धंसना, तो ये विशाल जंगल जमीन के नीचे दलदली इलाकों में दब गए। मतलब एक तरह से वो पूरा का पूरा जंगल ही दफन हो गया जमीन के नीचे। बिल्कुल। दलदल के नीचे दबने के कारण ऑक्सीजन का संपर्क टूट गया, जिससे वे पेड़ पौधे पूरी तरह से सड़ गलकर खत्म नहीं हुए। अच्छा, ऑक्सीजन नहीं थी तो डीकंपोजिशन रुक गया। हाँ, और फिर उनके ऊपर मिट्टी, रेत और तलछट की परतें जमती चली गईं। जैसे जैसे परतें बढ़ती गईं, नीचे दबे हुए उन जंगलों पर ऊपर की मिट्टी का भयानक दबाव पड़ने लगा, और पृथ्वी के अंदर की अपनी गर्मी भी थी। भारी दबाव और गर्मी। लाखों करोड़ों सालों तक इस भारी दबाव और भयंकर गर्मी ने
उन दबे हुए पेड़ों के कार्बन को धीरे धीरे पकाया या कह लें कुक किया और उसे ठोस कोयले में बदल दिया। बाप रे। दामोदर घाटी आज जो इतना बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, वो असल में करोड़ों साल पहले के एक विशाल जंगल की कब्रगाह है, जिसे प्रकृति ने ऊर्जा के खजाने में बदल दिया है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है कि आज हम अपने घरों में जो लाइट जला रहे हैं वो असल में करोड़ों साल पहले किसी पेड़ ने सूरज से ऊर्जा लेकर अपने अंदर जमा की थी। बिल्कुल, ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है। ये तो बात हो गई लावे, परतदार चट्टानों और तलछट की। लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया। वो क्या थी? स्टडी मटेरियल कहता है कि झारखंड के भूगोल, विशेषकर छोटा नागपुर पठार पर हिमालय के उठने का सीधा असर पड़ा है। 1 मिनट के लिए सोचिए, हिमालय तो झारखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर में है। ये रिपल इफेक्ट काम कैसे करता है? मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें टेक्टोनिक प्लेट्स की कहानी समझनी होगी। आप इसे एक बहुत बड़े मोटे कालीन या कारपेट की तरह सोचिए। ठीक है, एक कालीन। अगर आप उस कालीन के एक सिरे को जोर से धक्का दें तो क्या होगा? जाहिर है कालीन के दूसरे सिरे तक लहरें या सिलवटें बन जाएंगी। बिल्कुल, यही हुआ था सिनोज़ोइक क्रम में। जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उस जबरदस्त टक्कर के कारण हिमालय पर्वत ऊपर की ओर उठने लगा। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसका दबाव सिर्फ उसी जगह तक सीमित नहीं रहा। इस भारी हलचल का असर सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारे छोटा नागपुर के पठार तक पहुंचा और जमीन के अंदर से इसे ऊपर की ओर धकेल दिया। ओहो, तो ये सिर्फ एक बार में नहीं हुआ था? जूलॉजिकल चार्ट्स के मुताबिक इस उत्थान को 3 अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। जी बिल्कुल। पहला उत्थान मायोसीन काल में हुआ, बताया जाता है। इसमें क्या हुआ था? पहले चरण में जो हिमालय के पहले उठान से मेल खाता है, छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी हिस्से में हलचल हुई, जिसे हम पाट क्षेत्र या पैट रीजन कहते हैं। ओके। इस जबरदस्त दबाव के कारण पूरा पाट क्षेत्र अपने आसपास के रांची हजारीबाग पठार की तुलना में लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। और फिर आता है दूसरा उत्थान, जिसका संबंध प्लायोसीन काल से है। यहाँ गणित थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, इस दूसरे चरण में क्या हुआ कि अब वो रांची हजारीबाग का पठार जो अभी तक नीचे था, वो खुद भी लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। अच्छा। अब सोचिए, पाट क्षेत्र तो पहले से ही 1000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था। जब उसके नीचे का पूरा आधार ही 1000 फीट और उठ गया, तो पाट क्षेत्र की कुल ऊंचाई समुद्र तल या मूल स्तर से लगभग 2000 फीट हो गई। मतलब ये एक के ऊपर एक लिफ्ट होने जैसी प्रक्रिया थी। एकदम सही। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा और अंतिम बड़ा उत्थान प्लिस्टोसीन काल में हुआ। इस बार रांची हजारीबाग पठार करीब 2000 फीट तक ऊपर चला गया, जिसके नतीजे में जो पाट क्षेत्र था उसकी ऊंचाई छलांग मारकर 3000 से 3600 फीट तक पहुंच गई। और इन 3 उत्थानों ने झारखंड की पूरी शक्ल बदल कर रख दी। जरा सोचिए, जब जमीन इतनी ऊंचाई तक उठती है तो वहां बहने वाली नदियों का क्या होता है? ढलान भर जाती होगी। हाँ, उन्हें अचानक एक तीव्र ढलान मिल जाती है। नदियां पहले से ज्यादा तेजी से बहने लगती हैं और चट्टानों को मक्खन की तरह काटना शुरू कर देती हैं। अच्छा, तो मतलब झारखंड में हम जो इतने खूबसूरत जलप्रपात या वाटरफॉल्स देखते हैं, चाहे वो दशम फॉल हो, हुंडरू हो या जोन्हा हो, वो इसी हिमालयी उत्थान और उसके बाद नदियों द्वारा किए गए कटाव का ही नतीजा है। 100%। आज हम जो ऊंचाइयां देखते हैं, जैसे पाट क्षेत्र 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है, रांची का पठार लगभग 600 मीटर पर है और निम्न छोटा नागपुर पठार 300 मीटर के आसपास है। ये सब उसी टेक्टोनिक धक्के और फिर नदियों के लगातार कटाव का एक बैलेंस है। ये सब इतना इंटरकनेक्टेड है कि सच में हैरानी होती है। भूगोल की यही तो खूबसूरती है। अब इस भूगर्भिक टाइम मशीन को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं, सीधा जुरासिक युग में। जुरासिक युग, ये नाम सुनते ही रोमांच आ जाता है। बिल्कुल। जब हम जुरासिक शब्द सुनते हैं तो हॉलीवुड फिल्मों के टी-रेक्स और विशालकाय डायनासोर दिमाग में आते हैं, लेकिन झारखंड में उस समय कुछ और ही चल रहा था। डेटा में राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानों का जिक्र है। उस समय यहाँ की जमीन कैसे फट रही थी। जुरासिक युग सिर्फ बड़े जानवरों का ही नहीं, बल्कि भारी ज्वालामुखी गतिविधियों का भी काल था। उस समय जमीन के अंदर गहरी दरारें पड़ी और उन दरारों से भारी मात्रा में खौलता हुआ लावा बाहर बहने लगा।
जब ये लावा बहुत बड़े इलाके में फैलकर ठंडा हुआ तो उससे दक्कन लावा का निर्माण हुआ। इसी लावे के एक बड़े प्रवाह ने झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में राजमहल ट्रैप को जन्म दिया। ये बहुत ही कठोर बेसाल्टिक चट्टानें हैं जो करीब 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस खौफनाक लावे ने भी झारखंड को एक बेहद कीमती तोहफा दिया है। बॉक्साइट? हाँ, बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। मैंने पढ़ा कि ये अपक्षयन या वेदरिंग की प्रक्रिया से बना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं कि ये लावा बॉक्साइट में कैसे बदल जाता है। अपक्षयन यानी मौसम की मार। राजमहल ट्रैप और पाट क्षेत्र की इन लावे वाली चट्टानों ने लाखों सालों तक भारी बारिश और तेज धूप का सामना किया। ओके। लगातार बारिश के कारण चट्टानों के अंदर मौजूद सिलिका जैसे तत्व पानी के साथ घुलकर बह गए। पीछे जो चीज बच गई वो थी एल्यूमिनियम और लोहे से भरपूर मिट्टी-नुमा चट्टान, जिसे हम लैटेराइट और बॉक्साइट कहते हैं। मतलब आज झारखंड के साहिबगंज, पाखोड़, पलामू, गुमला और लोहरदगा जैसे इलाकों में जो बॉक्साइट मिलता है वो इसी का नतीजा है। बिल्कुल, ये सब उसी लावे और बारिश का खेल है। मतलब हर तबाही के बाद प्रकृति ने यहाँ कुछ न कुछ कीमती ही छोड़ा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रक्रिया आज भी रुकी नहीं है। चार्ट्स के एकदम आखिरी हिस्से में नवीनतम जलोढ़ निक्षेप या न्यूएस्ट एलुवियम की चर्चा है। इसका मतलब है नई मिट्टी का बनना जो इसी पल चल रहा है। बिल्कुल, नदियां आज भी अपना काम कर रही हैं। सोन नदी घाटी, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र और स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी में नदियां लगातार ऊंचे इलाकों से मिट्टी और गाद काटकर ला रही हैं और मैदानी इलाकों में बिछा रही हैं। हाँ, इसी से इस नए जलोढ़ मैदान का निर्माण हो रहा है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस मैदानी इलाके के संदर्भ में एक बहुत ही अजीब सा शब्द मुझे मिला, मोनाडेनॉक। ये क्या चीज है? इसे आप एक जिद्दी चट्टान समझ सकती हैं। जिद्दी चट्टान? हाँ, जब नदियां किसी पूरे इलाके को काटकर एक समतल मैदान में बदल देती हैं तो बीच बीच में ग्रेनाइट या किसी अन्य कठोर चट्टान के कुछ ऊंचे टीले या पहाड़ियां बच जाती हैं जो अपरदन के सामने हार नहीं मानती। अच्छा, वो कटती नहीं है। जी, एक समतल मैदान के बीच खड़े ऐसे ही ऊंचे और कठोर चट्टानी टीलों को भूगोल की भाषा में मोनेडानन कहा जाता है। ये उन पुरानी चट्टानों की एक निशानी की तरह हैं जो आज भी सीना ताने खड़ी हैं। क्या बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि झारखंड कोई साधारण जमीन नहीं है। ये करोड़ों सालों के भूगर्भिक प्रयोगों का एक जीता जागता म्यूजियम है। बिल्कुल सही कहा आपने। गरम लावे का धधकना, आर्कियन चट्टानों का टूटना, घने जंगलों का कोयले में दबना और हिमालय के उठने से पठारों का छलांग लगाना, इन सब ने मिलकर एक ऐसे राज्य को जन्म दिया है जो आज भारत का सबसे धनी खनिज खजाना है। और इसीलिए इस ज्ञान की अहमियत बहुत ज्यादा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कोई एग्जाम पास करने में मदद करेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमें बताता है कि किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था की जड़ें वहां के भूगोल और भूगर्भ में कितनी गहराई तक धसी होती हैं। बिल्कुल। आर्कियन की नींव से लेकर गोंडवाना के कोयले और राजमहल के बॉक्साइट तक झारखंड का वर्तमान उसके करोड़ों साल के अतीत पर टिका है। हमने करोड़ों साल का सफर कुछ ही मिनटों में तय कर लिया। हाँ, ये सफर बहुत ही अद्भुत रहा। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात सोच रही थी, जैसा कि हमने अभी बात की कि नदियों द्वारा नवीनतम जलोढ़ बिछाने का काम आज भी जारी है। नदियां आज भी मिट्टी काट रही हैं, पृथ्वी के अंदर आज भी हलचल हो रही है। जी हाँ। ऐसे में ये सोचना कितना रोमांचक है कि आज से लाखों साल बाद झारखंड का ये भूगर्भिक नक्शा कैसा दिखेगा। हमारे पैरों के ठीक नीचे आज इस पल भविष्य के लिए कौन से नए खनिज या चट्टानें को खो रही हैं जो शायद आने वाली किसी नई सभ्यता के लिए एक नया खजाना साबित होंगी। सच में ये विचार ही अपने आप में बहुत गहरा है। प्रकृति की ये महा फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती, बस इसकी एक शिफ्ट करोड़ों साल लंबी होती है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार जब आप जमीन पर चले तो याद रखिएगा कि आप करोड़ों साल के इतिहास के ऊपर कदम रख रहे हैं। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.